नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, हम रोमन साम्राज्य पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें हम पार्ट 3 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज पार्ट 4 के अंतर्गत जानेंगे कि तीसरी शताब्दी में श्रमिकों की स्थिति रोमन साम्राज्य में कैसी थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भूमध्य और निकटवर्ती पूर्वी पश्चिम एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी हो गई, अर्थात गुलामी की जड़ें, या यूँ कहें कि गुलामी या गुलामों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। चौथीं शताब्दी में ईसाई धर्म के राज्य धर्म बनने के पश्चात तो क्या था, ईसाई धर्म को राज्य धर्म बना दिया गया। चौथी शताब्दी तक आते आते तो गुलामों की प्रथा के लिए कोई चुनौती नहीं थी। रोमन साम्राज्य में अधिकांश श्रम दासों के ही द्वारा किया जाता था, अर्थात जो अधिक कार्य करते थे वो श्रमिक वर्ग ही करता था। उन दासों द्वारा ही ज़्यादातर कार्यों का निष्पादन किया जाता था। पहली शताब्दी की पूर्व सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में दासों की प्रथा जो भूमिका थी वो प्रमुख थी, अर्थात सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में दास अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दासों की कमी को पूरा करने के लिए दास प्रजनन को बढ़ावा दिया गया तथा श्रमिकों या मजदूरों की नियुक्ति की गई, जिन्हें गुलामों के विपरीत नियमित वेतन दिया जाता था। अर्थात ऐसे श्रमिकों को नियमित वेतन दिया जाने लगा और उनकी जनसंख्या को बढ़ावा दिया गया। बच्चों, इन पर गुलाम की तुलना में कम खर्च बैठता था, इसलिए बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। जहां उच्च वर्ग दासों के प्रति क्रूर था, वहीं आम लोग उससे अधिक सहानुभूति रखते थे। इन दासों में मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधकों के व्यापार रूप में नियुक्त किया जाने लगा। अब उनकी अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं थी। दक्षिण स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक कोलमुल्ला ने कहा था कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दोगुनी संख्या में उपकरण एवं औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए, जिससे उत्पादन लगातार होता रहे। तो उन्होंने क्यों कहा ऐसा कि जमींदारों को अपनी ज़रूरत से अधिक संख्या में उपकरण औजार रखने चाहिए? वो इसलिए कहा जिससे उत्पादन जो है लगातार बच्चों बढ़ता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसे मदों को लागत से अधिक बैठती है। अर्थात जो श्रमिक वर्ग कार्य कर रहा है उसे किसी भी प्रकार के सामान की कमी ना हो, जिससे वो अपना कार्य समय पर नियमित रूप से बच्चों करते रहे। निरीक्षण की प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु उन्होंने सुझाव दिया कि श्रमिकों के 10-10 के समूह को बांट दिया जाए तथा उन पर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने आगे बताया कि 10-10 लोगों के समूह बनाया जाए, जिससे उनको आसानी से उन पर नियंत्रण रखा जा सके, उनसे अच्छे से कार्य कराया जा सके। आगे उन्होंने बताया है प्लिनी के उत्पादन के कार्यों के दास समूह के व्यापार की आलोचना की। इन्हें पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। उन्होंने बताया है कि जो श्रमिक वर्ग था उनके पैरों में जंजीर बांधकर उनको रखा जाता। उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था एवं उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए सभी कपड़े उतारने होते थे। तीसरी शताब्दी के अन्य राज्य देश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव को छोड़कर जाने का उल्लेख मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे हैं जिससे उन्हें खेती न करनी पड़े। संभवतः यह बात अधिकांश फैक्ट्रियों पर लागू होती है। तो एक कानून बनाया गया 398 ईस्वी में। इस कानून के तहत श्रमिकों को दागा जाता था, अर्थात उनकी पहचान के लिए उन्हें चिन्हित किया जाता था, जिससे वे काम छोड़कर न भाग सकें अथवा छिपने पर उनकी पहचान की जा सके। फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक मजदूरों को एक
दागा जाता था, अर्थात एक प्रकार से चिन्हित किया जाता था जिससे वो भाग ना सकें। यदि भाग भी जाएं तो उनको आसानी से पहचाना जा सके और उनको पकड़ा जा सके। इस प्रकार कामगारों पर नियंत्रण रखने हेतु उनके मालिक उनके साथ ऋण पत्र भी बनवाते थे, जिससे पता लग सके कि वे मालिक के कर्जदार हैं और वे उसे छोड़कर नहीं जा सकते थे, अर्थात उन्हें अपने मालिक के अधीन रहकर कार्य करना होता था। दूसरी शताब्दी की प्रारंभिक अवधि का एक लेखक कहता है, हजारों श्रमिक एक गुलाम में काम करने हेतु आत्मसमर्पण करते हैं। हालांकि वे मुक्त हैं, कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। तो स्थिति इतनी बद से बदतर थी, बच्चों कभी कभी माता पिता भी अपने बच्चों को बेच देते थे, 25 साल के ठेके पर दे देते थे और वो 25 वर्ष तक उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में बच्चों कार्य करना होता था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और अधिक व्यापक थी। ज्यूडिया ने क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों से ऋणपत्र नष्ट कर दिए। 5वीं शताब्दी के अंतिम चरण में एनिस्टेसियस ने पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में दारा शहर का निर्माण कराया, मात्र 3 सप्ताह से भी कम में करवा दिया। उसने पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को बुलाकर उन्हें मजदूरी की ऊंची दर देकर काम करवाया। पैपायदारी दस्तावेजों से यह अनुमान लगाया जाता है कि 6वीं शताब्दी तक भूमध्य क्षेत्र में विशेषकर पूर्वी भाग में वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे, अर्थात जो श्रमिक थे उनकी संख्या बच्चों लगातार निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। अब इसी में अध्ययन करेंगे हम सामाजिक श्रेणियाँ। तो इतिहासकार टेसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन करते हुए बताया है, सेनेटर या पेट्रेस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता। अश्रोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सामान्य वर्ग, जिसका संबंध महान घरानों से होता था। फूहड़ निम्न वर्ग, यानी कि कमीनकारू या फ्लेबस सोर्डिडा के अनुसार सर्कस तथा थिएटर तमाशे देखने के आदी थे। एवं अंतिम वर्ग दास था। तो समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें से अश्वरोही वर्ग, जनता का सामान्य वर्ग, अर्थात ऐसा वर्ग जो राजघराने से संबंधित होता था, ऐसा वर्ग जो तमाशा दिखाने का कार्य करता था, एक ऐसा वर्ग था जो अन्य वर्ग की सेवा करता था, दास सेवा यानी कि दास था। इतालवी परिवारों के भी थे। एक अत्यंत शक्तिशाली वर्ग था साम्राज्य के प्रवर्ती काल में, जो 4वीं शताब्दी के आरंभिक काल में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। टेसिटस द्वारा उल्लेखित पहले 2 समूह में सेनेटर और नाइट या अश्वरोही ये प्रमुख वर्ग थे। उस समय के एकीकृत होकर विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। नाइट या अश्वरोही बड़े बड़ी जमींदारी रखते थे, जिनको नाइट या अश्वरोही कहा जाता था। ये कौन थे? जमींदार वर्ग होते थे। सीनेट सदस्य जो संस्था थी, सीनेट आपने पहले पढ़ा है, के विपरीत ये व्यापार और साहूकारी का कार्य करते थे। जो अश्वरोही थे ये क्या कार्य करते थे? साहूकारी का कार्य और व्यापार करने का कार्य था बच्चों। यह प्रवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग से शक्तिशाली था। इनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात्य वर्ग नहीं है। मध्यम वर्ग में अब नौकरशाही तथा सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे। तो सेना में कौन लोग भर्ती होते थे? सेना में ऐसे लोग भर्ती होते थे जो मध्यम वर्ग के थे, परंतु अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर एवं किसान भी इसमें शामिल थे, जिसमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टैसिटस ने इस सामान्य मध्यम वर्ग को महान सीनेट ग्रहों के आश्रितों के रूप में वर्णन किया है। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही मध्यम वर्ग का भरण पोषण करती दिखाई देती थी। तो क्या था जो मध्यम वर्ग था? मुख्यतः बच्चों वो सरकारी सेवाओं से जुड़ा हुआ था, उन्हीं पर आश्रित था।
परवर्ती साम्राज्य काल में मध्यम एवं उच्च वर्ग के नौकरशाही वेतन से सोना मिलने से समृद्ध हो गए। वे अपनी आमदनी का एक बड़ा भाग जमीन एवं अचल संपत्ति खरीदने में व्यय करते थे। उनकी नीचे भारी संख्या में निम्नतर वर्ग, एक विशाल समूह जिन्हें सामूहिक रूप से ह्यूमिली ओरिश यानी निम्नतर श्रेणी का बच्चों आंका जाता था। इससे ग्रामीण श्रमिक भी सम्मिलित थे। बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों में कामगार, प्रवासी, अनाज तथा जैतून की फसल कटाई तथा निर्माण उद्योग के अधिकांश श्रम पूंजी का कार्य करते थे। अर्थात एक ऐसा वर्ग जो उद्योगों और खननों में कार्य करता था, एक ऐसा वर्ग था जो खेतों में भी कार्य करता था, कुछ ऐसा वर्ग था जो अपना कार्य स्वयं करते थे, शिल्पकार थे, मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे, अर्थात उनकी स्थिति मजदूरों से कहीं बेहतर थी। बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर बड़े शहरों में वस्तुतः हजारों गुलाम जो विशेष रूप से पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। बच्चों, तो इतिहासकारों का मानना है कि कुलीन परिवारों की वार्षिक संपदाओं की आय 4000 पौंड सोने के बराबर थी, जिसका उपयोग वे सीधे करते थे। अश्वरोही या नाइट, जो अभी हमने पहले पढ़ा है। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों में प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, अर्थात मुद्रा जो चांदी की चलती थी वो अब समाप्त हो गई। स्पेन के खानों की चांदी मिलनी बंद हो गई तथा सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। तो सरकार के पास चांदी का अभाव हो गया, जिसके कारण अब जो चांदी की मुद्रा चलाने में थी वो धीरे धीरे बंद हो गई। तो नई सोने पर आधारित मौद्रिक प्रणाली स्थापित की गई, अर्थात स्वर्ण मुद्रा को बढ़ावा मिला। परवर्ती समूचे पूर्व काल की इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन हुआ। साम्राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, विशेषकर न्याय प्रणाली, सैन्य आपूर्ति के प्रशासन में, अर्थात अधिकारी भ्रष्ट हो चुके थे। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए थे, परंतु सरकार ने इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक बार हस्तक्षेप किया, अर्थात उन ऐसे कर्मचारियों को जो भ्रष्ट थे उन्हें रोकने का बार बार प्रयास किया। उनके लिए कानून बनाए गए। अनेक इतिहासकार और बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की है, उनकी आलोचना भी की है। तो इस तरह यह तथ्य अभिजातीय श्रेणीय जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन साम्राज्य तानाशाही पर आधारित था, इससे ये स्पष्ट होता है। वहाँ असहमति या आलोचना की कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। साधारणतः सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी। यदि सरकार का कोई बच्चों विरोध करता था तो वह उसको दमन कर देती थी, दबा देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में, जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था। उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर अंकुश लगाने का काम किया। अब सम्राट अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने का सक्रिय प्रयोग किया जाता था। 4वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोज जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति कठोर या दमनकारी हो जाए तो बिशप भी उतनी शक्तिशाली मुकाबला कर सकते हैं। रोमन अभिजात वर्ग एवं आमदनियाँ 5वीं शताब्दी के अंतिम प्रारंभिक दशकों में, इसे आप जो बच्चों दिया है इसको पढ़ लेंगे कि रोमन के ऊंचे घरानों के से प्रत्येक के आसपास सब कुछ उपलब्ध हो गया। एक मध्यम आकार के शहर से हो सकता है, एक घुड़दौड़ का मैदान और मंच, मंदिर, फव्वारे, विभिन्न प्रकार के स्नानागार। बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति के प्रतिवर्ष 4000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, जिससे वे क्या करते थे, अनाज, शराब और अन्य उपकरण भी उसमें सम्मिलित होते थे। इन उपयोगों को बेचने से उन्हें सोना या के रूप में आय प्राप्त होती थी।
द्वितीय श्रेणी के परिवारों में बच्चों 1000 से 1500 आय पौंड आय प्राप्त होती थी। तो अभिजात वर्ग जो है वो सबसे उच्च श्रेणी का था। इसके बाद है परवर्ती पुराकाल। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोमन साम्राज्य के उद्भव, विकास एवं पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने हेतु किया जाता है जो मोटे तौर पर 7वीं शताब्दी तक फैला हुआ था। यहाँ 4वीं शताब्दी अनेक सांस्कृतिक एवं आर्थिक हलचलों वाली थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिसमें क्या था, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म अपना लेना। अब ईसाई जो धर्म है वहाँ का राजधर्म बच्चों बन चुका था। इस्लाम का उदय हुआ, परंतु राज्य के ढांचे में उतने महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिशियन के आरंभ में के समय में भी आरंभ हो गए थे। तो सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो चुका है, अर्थात साम्राज्य बहुत अधिक बढ़ चुका है। तो उसने क्या किया, अनेक प्रदेश को सामरिक आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को छोटा बना दिया। तो जो उसके लिए उपयोगी नहीं थे उन हिस्सों को छोड़कर उसने क्या किया, राज्य को छोटा बना दिया। सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों को पुनर्गठन किया, असैनिक और सैनिक कार्यों को अलग किया, अर्थात सेना के कार्य और सामान्य कार्यों को अलग अलग भागों में उसने बांट दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता अर्थात स्वतंत्रता प्रदान की। उनके अधिकारों को बच्चों बढ़ा दिए गए, जिससे वे सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में कार्य कर सके। तो कहने कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से कुछ परिवर्तन किए। उसने क्या किया, मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए। उसने एक नया सिक्का चलाया सोलिडस नाम का, जिसकी 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना था। यह सिक्का रोम साम्राज्य का समाप्त होने के पश्चात भी चलता रहा, अर्थात ये सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों ढाले गए, लाखों करोड़ों की संख्या में ये चलते थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था, एक दूसरी राजधानी कुस्तुतुनिया का निर्माण था। अर्थात एक तो उसने सिक्के चलाए, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मूर्ति भी है, ये वही शासक है जिसने सोने के सिक्के चलाए, प्लस कुस्तुतुनिया को अपनी राजधानी बनाई, जहाँ तुर्की ने आज तक इस्तांबुल नगर बसा हुआ था। इससे पहले बेजेंटाइन कहा जाता था। यह नई राजधानी 3 ओर समुद्र से घिरी थी। उत्तरी और पूर्वी बर्बरों की गतिविधियों पर प्रभावशाली नज़र रख सकती थी और व्यापार का विकास भी हो सकता था। चूँकि नई राजधानी के लिए सीनेट की जरूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी की शासक वर्गों का तेज़ी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेज़ी आई। तो मुद्रा के बढ़ने से देश का आर्थिक विकास बच्चों बढ़ा। पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त पूंजी लगाई गई। इससे तेल की मिलें तथा शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें, तरह तरह की पानी की मिलें, नई प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों ने लंबी दूरी के व्यापार के साथ किया, जिससे ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। मिस्र से प्राप्त अनेक दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि इनके जो काल था, जो युग था, वह सुख एवं संपन्नता का काल था। इस काल में मुद्रा का प्रचलन बच्चों बड़े स्तर पर हुआ। ग्रामीण संपदाएं भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। इन सभी के परिणाम स्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के क्षेत्र में नए नए विकसित हुए तथा भोग विलास के संसाधनों में महत्वपूर्ण तेजी आई। अर्थात आर्थिक विकास बच्चों बहुत तीव्र गति से बढ़ा। शासन करने वाले कुलीन यानी कि धनी वर्ग पहले से कहीं अधिक धन संपदा एवं शक्तिशाली हो गई। तो उनके पास क्या था, अकेला, एक उदाहरण भी दिया है, जस्टिनियन अकेला मिस्र प्रति लाख 25 लाख सोलिडस अर्थात 35,000 पाउंड सोने से अधिक धनराशि करों के ही रूप में देता था। अर्थात पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी, धन धान्य से परिपूर्ण था। निसंदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाकों में 5वीं तथा 6वीं शताब्दी में
अधिक विकसित एवं घने बसे हुए थे। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन भी बच्चों हुए। यूनान तथा रोमनवासियों की पारंपरिक धार्मिक, अब जानेंगे धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो बहुदेववाद को बढ़ावा था, अर्थात एक से अधिक देवी देवताओं को माना जाता था। अनेक पंथों की उपासना पद्धतियों में विश्वास था। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, वेस्टा आदि रोमन साम्राज्य के देवी देवता थे। पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। वे मिस्र के आइसिस, ईरान के मिथ्रास, यूनान के हेराक्लीस देवता तथा वीनस देवी की भी पूजा करते थे। तो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने के साक्ष्य भी बच्चों वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मठ, मंदिर एवं देवालय बनवाए। उसका सबूत मिलता है कि हजारों मठ, मंदिर, देवालय उसके सबूत हैं। वे बहुदेववाद स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। मंदिरों में पुजारी नियुक्त किए जाते थे। धार्मिक कार्यों के लिए वेस्टर, वंजिस तथा कुमारी कन्याएं भी होती थी, जिन्हें सदाचारी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वे शकुन अपशकुन में भी विश्वास करते थे, अर्थात अंधविश्वासी थे। रोमन साम्राज्य एक बड़ा यहूदी धर्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकास्म अर्थात विविधताहीन नहीं था। अर्थात परवर्ती काल में यहूदी धर्म में अनेक विभिन्नताएं मौजूद थी। अतः 4वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एवं क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों को आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। यद्यपि ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववाद मत मतांतरों, रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे। ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते थे। तो 4वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सीमाएं इतनी कठोर और गहरी हो गई जितनी कि आगे चलकर ऐसा शक्तिशाली विश्वों के प्रयासों से हुआ, जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। तो इससे स्पष्ट है कि 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और ईसाई धर्म को ही बच्चों राज धर्म घोषित कर दिया, अर्थात राज्य का धर्म घोषित कर दिया। जनता में आम खुशहाली विशेषकर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहां आबादी 6वीं सदी से मुख्यतः बढ़ती रही। यद्यपि वहाँ फ्लैग की महामारी का प्रकोप हो गया, जिसके कारण 540 ईस्वी में भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित रहा। इसके विपरीत साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, बिखर गया, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह में गोथ, वेंडर्स, लोबार्ड आदि ने सभी प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था तथा अपने अपने स्वतंत्र राज्य बच्चों स्थापित कर लिए थे। ऐसा कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण राज्य स्पेन के विस्लेगोन्थो राज्य था। गोल ने फ्रैंको का राज्य तथा इटली में लोबार्ड राज्य एक भिन्न प्रकार की दुनिया की शुरुआत करने का संकेत, जिस दुनिया को साधारणतः मध्यकालीन कहा जाता है। पूर्वी भाग में जहाँ संयुक्त प्रांत बना, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि तथा शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था, यानी कि प्रतीक था। जस्टिनियन अफ्रीका के वेरिंडो के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली की आर्थोगार्थों से वापस उस पर अधिकार कर लिया। इससे देश तहस नहस हो गया। लोबार्ड आक्रमण के लिए तैयार रास्ता जो है वो बच्चों साफ हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के दशकों तक आते आते रोम एवं ईरान के बीच फिर लड़ाई छिड़ गई। तो जो दोनों राज्यों के बीच यूनानी शासक ने मिस्र सहित विशाल पूर्वी प्रांतों पर बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। वाइजेंटियम ने 620 ईस्वी में इन प्रांतों पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर दिया, परंतु उसके कुछ वर्ष बाद ही दक्षिण पूर्व की ओर एक बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा। वह इसे सहन नहीं कर पाया। अरब प्रदेश में शुरू वाले इस्लाम के विस्तार के प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे,
पूर्वी रोमन एवं ससनों दोनों राज्यों के बीच बड़े भाग भीषण युद्ध के पश्चात अरबों के कब्जे में आ गए, परंतु यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीते जो एक शताब्दी के बाद अंततः रेगिस्तान और इराक की सरहदों पर पहुंची। इसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं दूर दूर हो गई। अरब प्राय वहाँ रहने वाली अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण ही इस्लाम का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। तो इसके बाद बच्चों कुछ इसमें डेट दी हुई हैं जिसको आप अध्ययन कर लेंगे। जैसे 27 से 14 ईस्वी पूर्व दी है, और आपका है 98 से 117, 212। इनको आप याद करेंगे क्योंकि इसमें आपको इतिहास में डेटें भी आती हैं, उसको भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर बच्चों पूरा होता है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। इसके बाद हम नया चैप्टर लेकर आएंगे, इस्लाम धर्म का उदय, चैप्टर नंबर 4, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।